हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास दैट इज बायो विद अश्मिता। ये मेरा पहला क्लास है इस चैनल पर, सो वी विल स्टार्ट विद द इंट्रो। आई एम अश्मिता, योर बायो ट्यूटर, एमएससी इन जूलॉजी, and I am here to make your preparation easy for both NEET and board exam. So let's start the class. Today we are going to talk about the living world. 11th NCERT का पहला यूनिट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड 4 चैप्टर्स कंटेन करता है। द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। बेसिकली अगर हम बोर्ड लेवल पे बात करें तो अप्रॉक्स सारे चैप्टर्स से मिले जुले क्वेश्चंस आ जाते हैं, पर इन नीट प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम ज़्यादा वेटेज रखता है। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन प्लांट किंगडम के और 3 से 4 क्वेश्चंस एनिमल किंगडम के जो है आपको मिल जाएंगे। ओके तो अगर हम लोग लिविंग वर्ल्ड के लिए स्टडी करते हैं तो हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लिविंग बींग्स कैसे होते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस हम लोग को क्या करना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना है। एनसीईआरटी में 5 कैटेगरीज दिए हुए हैं। दे आर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसियसनेस, जिसको कि हम लोग सेंस भी बोलते हैं। जिसमें से ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है ये दोनों डेफिनेट कैरेक्टर नहीं है लिविंग का। क्यों नहीं है? सो इसको हम लोग आगे देखेंगे। अब पहले बात करते हैं ग्रोथ के बारे में। व्हाट इज ग्रोथ? So, growth is increase in mass or overall increase in size of a tissue, organism or its part। मतलब वजन का या फिर साइज का बढ़ना जो है ग्रोथ है, चाहे वो टिश्यू लेवल पे हो, पूरे बॉडी पे हो या किसी बॉडी पार्ट में नजर आए। नेक्स्ट इज द ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ मतलब कि ग्रोथ में ये दोनों होगा या दोनों हो सकता है। दैट इज इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन सेल, और ये जो है सेल्यूलर लेवल पे एप्लीकेबल है। जैसे कि एक ह्यूमन बींग है, एक ह्यूमन बींग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसके बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। ये सेल्स जो है बच्चे में अगर हम सेल्स को देखें तो ये सेल्स जो है अपने मास में भी ग्रो करेगा और सेल को डिवाइड भी करेगा, अपने नंबर को इंक्रीज करेगा ताकि बॉडी जो है धीरे 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 ग्रो कर सके। ओके नेक्स्ट है, अगर एक बार ग्रोथ हो जाती है, अब एक बच्चा अगर बड़ा हो जाता है तो ऑब्वियसली वो दोबारा से बच्चा नहीं बन सकता। इसका मतलब ग्रोथ इज इरिवर्सिबल एंड परमानेंट। नाउ व्हाट इज द रीजन ऑफ ग्रोथ? तो द रीजन ऑफ ग्रोथ इज मेटाबॉलिज्म। इफ एनाबॉलिक रिएक्शन मतलब अगर सिंथेटिक रिएक्शन, फॉर्मेटिव रिएक्शन ज्यादा हो और ब्रेकडाउन रिएक्शन कम हो तो हम लोग बोलेंगे उसको ग्रोथ। जस्ट इसका उल्टा, अगर ब्रेकडाउन रिएक्शंस ज्यादा होते हैं और सिंथेटिक रिएक्शंस कम होते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे डी ग्रोथ। सो अगर हम लोग ग्रोथ को डिवाइड करते हैं तो ग्रोथ को हम लोग 2 बेसिस पे कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। किस किस बेसिस पे? मास इंक्रीमेंट के बेसिस पे और साइज लिमिट के बेसिस पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि मास इंक्रीमेंट के हिसाब से ग्रोथ के कितने टाइप हैं। अकॉर्डिंग टू मास इंक्रीमेंट ग्रोथ इज ऑफ 2 टाइप, इंट्रिंसिक ग्रोथ एंड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। सो व्हाट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ? तो इंट्रिंसिक ग्रोथ को हम लोग इंटरनल ग्रोथ के नाम से भी जानते हैं एंड दिस इज नोन एज द डेफिनेट कैरेक्टर ऑफ लिविंग। व्हाई डेफिनेट कैरेक्टर ऑफ लिविंग? अब सेल जो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, वो अपने प्रोटोप्लाज्म के मास में ग्रो करेगा जिससे कि उसकी साइज में भी हम लोग को ग्रोथ नजर आएगी। ठीक है, वहीं पे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटरनली ही अपने बॉडी के अंदर ही प्रोटोप्लाज्म के मास में भी ग्रो करेगा और सेल को डिवाइड करके जो है उसको नंबर में भी ग्रो कराएगा। दैट इज द इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग एक्सट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बॉडी सरफेस। जनरली जो है अगर हम लोग एक पत्थर को देखते हैं तो उसके ऊपर मिट्टी जमा होते होते वो पत्थर हम लोग को थोड़ा बड़ा नजर आएगा, दैट इज साइज ग्रोथ, लेकिन वो पत्थर जिंदा नहीं होगा। इसका मतलब एक्सट्रिंसिक ग्रोथ आर एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो दूसरा जो कैटेगरी है ग्रोथ का, दैट इज अकॉर्डिंग टू साइज लिमिट। ग्रोथ को हम लोग 2 तरह से डिवाइड करेंगे, indeterminate and determinate growth. So what is indeterminate growth? Indeterminate growth is unlimited growth.
अनलिमिटेड ग्रोथ बोले तो जिसका हम लोग जो है साइज, एवरेज साइज जो है डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि प्लांट, एक ही स्पीसीज के अगर 5 मेंबर को हम लोग स्टडी करते हैं तो पॉसिबल है कि पांचों मेंबर का जो साइज होगा, ठीक, ये अलग अलग होगा। वहीं पे डिटर्मिनेट ग्रोथ जो है दैट इज लिमिटेड ग्रोथ। हम लोग अगर एनिमल स्पीसीज के मेंबर्स को देखें तो लगभग लगभग उनका साइज जो है वो एवरेज होता है, बराबर होता है। आप इस पिक्चर से भी इसको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ही जो है फ्लावर स्पीसीज का, फ्लावरिंग प्लांट का कुछ मेंबर्स दिख रहा है। देखिए कुछ मेंबर्स जो है बहुत ज्यादा लंबे हैं, वहीं पे कुछ मेंबर्स जो है काफी ज्यादा छोटे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एवरेज ग्रोथ नहीं बोल सकते। लेकिन वहीं पे हम लोग यहाँ पे ह्यूमन स्पीसीज को देखें तो इसके जितने सारे मेंबर्स हैं इनकी लगभग लगभग जो है हाइट बराबर है, एवरेज हाइट है इनकी एक। दैट इज हम लोग मान सकते हैं कि 5.5 फीट से 6 फीट या फिर 5 फीट से 6 फीट एक ह्यूमन बीइंग का एवरेज हाइट होता है इन एडल्ट फेज। सो दैट इज द इनडिटर्मिनेट एंड डिटर्मिनेट ग्रोथ। सो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ जो है वो प्लांट एक्सप्रेस करेंगे और डिटर्मिनेट ग्रोथ आर रिप्रेजेंटेड बाय एनिमल्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ इज रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन हो जाता है कि जब एक इंडिविजुअल अपने ही जैसे नए इंडिविजुअल को फॉर्म करे, प्रोड्यूस करे, दैट इज रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन जो है इसको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखी हुई है, दैट इज इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। अगर हम लोग एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को के बारे में बात करते हैं तो वो क्या करेगा, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन अपने सेल को डिवाइड करेगा, ठीक। तो यहाँ पे 2 चीज देखने को मिलेगा, एक तो रिप्रोडक्शन सेल को डिवाइड करके, दूसरा ग्रोथ वो भी नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करके। ओके, सो अब हम लोग टाइप को देखते हैं। सबसे पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली है क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम लोग अभी स्टडी करेंगे, और बाकी कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग जो है इसको डीपली रिप्रोडक्शन चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है यूनिपैरेंटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिपैरेंटल? इसका मतलब इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल दोनों पेरेंट जो है पार्टिसिपेट नहीं करता। इसमें जस्ट एक मदर बॉडी होता है जो कि डॉटर बॉडीज को फॉर्म करता है। नो गैमेटोजेनेसिस, ऑब्वियसली दोनों पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। गैमेट बोले तो स्पर्म एंड ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पे बॉडी पार्ट्स जो हैं, मदर बॉडी का पार्ट्स ही रिप्रोडक्टिव यूनिट जैसा फंक्शन करेगा। नेक्स्ट है, अगर यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, 2 गैमेट के कैरेक्टर्स मिक्स होके और जाइगोट में नहीं जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग को वेरिएशन भी नजर नहीं आएगा। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेरेंट बॉडी एंड द डॉटर बॉडी आफ्टर सम टाइम। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो हम लोग ऑलरेडी 10th में काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी कर चुके हैं, जस्ट हम लोग उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन इज स्पोर फॉर्मेशन। सो व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन? स्पोर फॉर्मेशन का हम लोग एक डायग्राम के थ्रू जो है स्टडी कर सकते हैं। आप लोग अगर इस डायग्राम को देखते हैं, ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक जर्मिनेटेड एंडोस्पोर है। ये जर्मिनेटेड एंडोस्पोर जो है स्पोरुलेशन को स्टार्ट करता है, दैट इज द स्पोरुलेशन इन एल्गी। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो धीरे धीरे स्पोर बनने शुरू हो गए हैं। ये स्पोर अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं और मल्टी स्पोर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। आफ्टर सम टाइम दिस स्पोर्स एलोंगेट और ये बन जाएंगे क्या, एक जर्मिनेशन के लायक एंडोस्पोर्स। अब यही एंडोस्पोर, एंडोस्पोर मतलब कि ये जो है एक सेल के अभी अंदर है, ये जब मैच्योर हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, एंड ईच एंडोस्पोर विल फॉर्म अ न्यू जर्मिनेटेड एंडोस्पोर्म जो कि दोबारा स्पोरुलेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ओके, दूसरा जो कैटेगरी था हम लोग का, दैट इज बडिंग। सो
व्हाट इज बडिंग? तो बडिंग मतलब बॉडी आउटग्रोथ से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे हम लोग हाइड्रा में एग्जांपल देख सकते हैं। तो ये हाइड्रा देखिए कि यहाँ पे एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन कर रहा है। ये आउटग्रोथ धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, एंड आफ्टर सम टाइम दिस आउटग्रोथ विल पिंच ऑफ एंड फॉर्म अ न्यू हाइड्रा, दैट इज द बडिंग। यही कैटेगरी जो है हम लोग को ईस्ट में भी देखने को मिलेगा। The third type is fragmentation. So what is fragmentation? Fragmentation में क्या होगा कि अगर एक बॉडी जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है स्पाइरोगायरा एंड फिलामेंटस एल्गी का, तो हम लोग एक स्पाइरोगायरा का बॉडी अगर देखें, मान लेते हैं कि स्पाइरोगायरा की बॉडी है, अगर इसमें कोई पत्थर भी मार देता है, क्योंकि ये पॉन्ड्स पे होता है, अगर पत्थर भी मार देता है तो ये काफी सारे टुकड़ों में जो है डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हर एक टुकड़ा जो है वो एक नया स्पाइरोगायरा फॉर्म कर सकता है, हर एक फ्रेगमेंट जो है एक नया स्पाइरोगायरा फॉर्म कर सकता है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। The next example is true regeneration. The true regeneration is also known as morphalexis, और इसके दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, that is in planaria and in hydra। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं डायग्राम में, ये देखिए यहाँ पे एक हाइड्रा की पिक्चर दी हुई है, रीजनरेशन इन हाइड्रा। ये एडल्ट हाइड्रा जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है, और हर एक पार्ट जो है एक न्यू हाइड्रा को रीजनरेट करता है, और यही हाइड्रा ग्रो करता है। देखिए एडल्ट हाइड्रा, ओके। इसका मतलब ईच पार्ट ऑफ हाइड्रा कैन फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म, अ न्यू हाइड्रा, दैट इज ट्रू रीजनरेशन और मॉर्फालेक्सिस। एंड द लास्ट जो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में टाइप, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन जनरली प्लांट में ही होते हैं। तो प्लांट में क्या होगा कि प्लांट के एक पार्ट से जो पूरे प्लांट को हम लोग डेवलप कर सकते हैं, पूरे प्लांट को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग गुलाब जब लगाते हैं तो क्या करते हैं, एक डाल काटते हैं, डाली काटते हैं और उसको लगा देते हैं, जिससे कि पूरा गुलाब का पौधा हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम एंड ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो। ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो हम लोग को पता है कि ये जो पोटैटो होते हैं, आलू होते हैं, आलू के ट्यूबर्स जो निकलते हैं उससे ही हम लोग नया आलू का पौधा उगा सकते हैं, और काफी सारे आलू भी हम लोग को मिल जाएंगे। ठीक है, अब लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम की अगर बात करें तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं डायग्राम के साथ, एक लीव्स ब्रायोफाइलम की, और इसमें काफी सारे जो है छोटे छोटे बर्ड्स, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। यहाँ पे लिफ जो है वेजिटेटिव ऑर्गन जैसा फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग देखेंगे दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग उसमें देख रहे थे क्या कि दोनों पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज बाई पेरेंटल, बोथ द पेरेंट विल इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। और अगर गैमेटोजेनेसिस होगा तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। अब यहाँ पे दो गैमेट स्पर्म एंड ओवम मिक्स हो रहे हैं, फर्टिलाइज के टाइम फ्यूज कर रहे हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो ये जाइगोट क्या होगा, एक फ्यूजिंग कैरेक्टर को कंटेन करेगा, और जिससे क्या होगा, वेरिएशन नजर आएगा। ठीक है, यही रीजन है वेरिएशन का। अगर हम लोग ह्यूमन स्पीसीज को ही देख लें तो हर एक मेंबर जो है एक अलग कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। ठीक, दैट इज वेरिएशन, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये एक स्लो प्रोसेस है, और स्लो प्रोसेस होने के साथ साथ काफी कम ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस करता है। यही रीजन है कि काफी सारे ऑर्गेनिज्म में पेरेंटल केयर भी देखने को मिलता है। पेरेंटल केयर बोले तो जैसे कि अब न्यूट्रिशन देना, बच्चों को न्यूट्रिशन देना, उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, दिस आर सम काइंड ऑफ पेरेंटल केयर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है ये एक डेफिनेट कैरेक्टर है लिविंग बीइंग का। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी विद इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक, इसमें क्या होगा, हम लोग मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यही एनर्जी का यूज करेंगे जो है किसी मैटर को फॉर्म करने में। ओके, सो
मेटाबॉलिज्म जो है दैट इज द सम टोटल ऑफ फॉर्मेटिव एंड ब्रेक डाउन रिएक्शन। इसी के बेसिस पे मेटाबॉलिज्म को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, दैट इज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म आर ऑल द सिंथेटिक रिएक्शंस, ऑल द फॉर्मेटिव रिएक्शन, एंड कैटाबॉलिज्म इज द ब्रेक डाउन रिएक्शन। अब ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज द फोटोसिंथेसिस। हम लोग सबको ही जानते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। यहाँ पे क्या हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दो मैटर हैं जिनमें हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको ग्लूकोज में। तो देखिए सोलर एनर्जी और एंजाइम्स के प्रेजेंट में ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है ग्लूकोज को फॉर्म करेगा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज द एनाबॉलिज्म। अब जो ये ग्लूकोज है इसको एटीपी के लिए, एनर्जी के लिए हम लोग तोड़ेंगे और तोड़ के दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट कर देंगे। सो here is the breakdown of glucose into carbon dioxide and water जो कि एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, दैट इज कैटाबॉलिज्म। जब फॉर्म हो रहा है तो एनाबॉलिज्म, यही ग्लूकोज जब एटीपी फॉर्मेशन के लिए टूट रहा है तो ये कैटाबॉलिज्म। वैसे ही हमारे बॉडी में बहुत सारे फॉर्मेटिव रिएक्शंस होते हैं, जैसे अमाइनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन, मतलब हार्मोन्स बनेंगे, एंजाइम बनेंगे, तो ये सारे जो है एनाबॉलिज्म रिएक्शन के एग्जाम्पल्स होंगे। यही एनाबॉलिज्म रिएक्शन जब बॉडी में ज्यादा नजर आएगा, ठीक, बॉडी में ज्यादा होंगे एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म कम होंगे तो ग्रोथ होगा, ठीक। नेक्स्ट जो कैटेगरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, दैट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। हर एक लिविंग बीइंग में एक स्पेसिफिक सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म अगर है तो उसमें एक ही सेल हर एक लाइफ प्रोसेस को कंटेन करेगा। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रा। वहीं पे अगर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है तो ये मल्टी सेल्यूलर न्यूमरस सेल्स को कंटेन करता है और हर एक सेल एक स्पेसिफिक तरीके से ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। जैसे अगर ह्यूमन बीइंग को लेंगे तो ह्यूमन बीइंग में क्या होगा कि उनका जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, वो किस तरह का होगा कि भाई सेल से कोई स्पेसिफिक टिश्यू बना, ये स्पेसिफिक टिश्यू स्पेसिफिक ऑर्गन बना, ये ऑर्गन सिस्टम्स को फॉर्म किया और उसके बाद ऑर्गेनिजम्स बने। यही चीज वैसे तो हम लोग को सारे ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, पर सब में ऑर्गन बनाने का जो तरीका होगा वो अलग अलग होगा। यही रीजन है कि जो कुत्ते का बॉडी है वो कुत्ता जैसा दिखेगा, ह्यूमन बीइंग का ह्यूमन बीइंग जैसा, सबका मॉर्फोलॉजी अलग अलग, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो द बेसिक ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज सेल टिश्यूज बनाएंगे, बहुत सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाएंगे, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम्स, और काफी सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेंगे। ये जो सेल्स हैं दिस आर मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म ही है जो कि एंजाइम्स को कंटेन करता है, बायोमॉलिक्यूल्स, सारे माइक्रोमॉलिक्यूल्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स को कंटेन करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, हर एक जो लाइफ प्रोसेस है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसीलिए इसको हम लोग लिविंग मैटर भी बोलते हैं। नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म या फिर बोल सकते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनमें प्रोटोप्लाज्मिक सेल्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। दिस इज द कैटेगरी ऑफ ओनली लिविंग। सो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डेफिनेट कैरेक्टर ऑफ लिविंग। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, दैट इज वायरस, क्योंकि वायरस में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसमें कोई भी प्रोटोप्लाज्मिक या फिर जो अदर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। इसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट कैटेगरी जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वैसे तो और भी बहुत सारी कैटेगरी हैं, लेकिन लास्ट कैटेगरी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है दैट इज कॉन्शियसनेस। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सेंस किस चीज का सेंस, तो हम लोग का जो आउटर इन्वायरमेंट रिस्पॉन्स करता है, आउटर इन्वायरमेंट में जितने सारे स्टिमुली होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं। इनर इन्वायरमेंट से जो स्टिमुली होते हैं उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं। दैट इज द कॉन्शियसनेस, मतलब अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुली, दैट इज कॉन्शियसनेस। तो
अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग स्टिमुली के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं। तो हम लोग कुछ कॉमन एक्सटर्नल स्टिमुली देख लेते हैं। ये जो है फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं। फिजिकल में जैसे कि कोई अचानक से गाड़ी आके रुक जाती है तो उसके हम लोग उसके लिए कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, सनलाइट पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, हवा चलने पे कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। केमिकल में इंटरनली हमारे एंजाइम्स, हार्मोन्स, उसके अकॉर्डिंग हम लोग का रिस्पॉन्स होता है, बॉडी के लाइफ प्रोसेसेस चलते हैं। बायोलॉजिकल अगर हम लोग देखें तो रिप्रोडक्शन में काफ़ी सारे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे। दीज आर सम एक्सटर्नल स्टिमुली। प्लांट जो है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पे रिस्पॉन्ड करता है, जैसे कि वाटर, लाइट, टेम्परेचर एंड पॉल्यूटेंट्स। आप लोगों को पता है कि प्लांट जो है वाटर की तरफ कैसे रिस्पॉन्ड करता है। जैसे एक डेजर्ट प्लांट को ही ले लेते हैं। डेजर्ट प्लांट जो है पानी की खोज में अपने रूट्स को एकदम अंदर तक लेके जाता है, ठीक। दैट इज द ग्रोथ ऑफ रूट अकॉर्डिंग टू वाटर अवेलेबिलिटी। वहीं पे अगर लाइट को देखें तो अपना फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो लाइट पे डिपेंडेंट करेगा प्लांट का। अब इसका जो हॉर्मोन्स है, ग्रोथ हॉर्मोन्स, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये भी लाइट के बेसिस पे ही ग्रोथ करवाता है प्लांट का, ठीक। वहीं पे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग प्लांट कैसे ग्रो करेगा। तो अगर हम लोग एक डेजर्ट प्लांट को देखें तो डेजर्ट में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो क्या होगा, इवापोरेशन ज़्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स क्या करेगा, वो क्या करेगा, अपने लिप्स को जो है मॉडिफाई करेगा इनटू स्पाइक्स, जिससे कि ट्रांसपिरेशन कम हो जाए। दैट इज अ रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू दिस टेम्परेचर फैक्टर या फिर टेम्परेचर स्टिमुली। वैसे ही पॉल्यूटेंट्स के अकॉर्डिंग भी वो रिस्पॉन्स करेगा। यहाँ पे एक टॉपिक है एनसीईआरटी का, दैट इज फोटोपेरियोडिज्म। तो फोटोपेरियोडिज्म क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विथ चेंजिंग सीजन इन डे लेंथ। डे लेंथ इसीलिए देखिए यहाँ पे फोटो लिखा है, फोटो मतलब लाइट, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डे लेंथ के बारे में बात हो रहा है। तो चेंजिंग सीजन्स में, सीजन्स के साथ डे का जो लाइट पीरियड है इसमें ऑर्गेनिजम्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसका जो रिस्पॉन्डिंग प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं फोटोपेरियोडिज्म, और ये ज्यादातर प्लांट में देखने को मिलता है। सो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें से ग्रोथ का इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है ये डेफिनेट कैरेक्टर है। Reproduction, that is the indefinite character of living. Metabolism, that is the definite character of living. Next, cellular organization and consciousness या फिर sense, these are the definite characters of living. उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपकी क्लियर हो चुकी है। If any doubt, please comment or you can mail me on this Gmail account. You can follow me on Instagram. For next class, subscribe to my channel, like and share, so दूसरे स्टूडेंट को भी जो है ये बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।